नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम शैलजा छाबड़ा है एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर नन्हा फनकार फ्रॉम हिंदी एनसीईआरटी बुक एंड द बुक नेम इज रिमझिम। ठीक है, ये जो नन्हा फनकार जो चैप्टर है, इसमें एक बच्चा है। यह बच्चा है वो जो आगरा में रहता है। आगरा का क्या फेमस है? आगरा का फेमस है ताजमहल और आगरा फोर्ट। ताजमहल किससे बना है? ताजमहल बना है व्हाइट कलर के मार्बल से। और रेड फोर्ट किससे बना है? रेड फोर्ट बना है लाल पत्थर से। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं हम चैप्टर। चैप्टर का नाम है नन्हा फनकार। वह लड़का एक चकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर को घंटियों की कतारों और कड़ियां उकेरना शुरू कर दिया। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नकाशी में जुट गया। देखो, इसके अंदर जो है वर्ड चकोर। ठीक है, चकोर का क्या मतलब होता है? चकोर का मतलब होता है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर। चकोर का मतलब होता है स्क्वायर। अगला वर्ड है बुदबुदाना। बुदबुदाना का मतलब क्या होता है? धीरे से कहना। बुदबुदाना मतलब धीरे से कहना। आगे है ये छेनी हथौड़ा। छेनी हथौड़ा का मतलब होता है पत्थर को काटने में ना एक हथौड़ा एक होता है, उसका यूज किया जाता है। पत्थर को काटने में इस्तेमाल किया जाने वाला हथौड़ा, उसको कहते हैं छेनी हथौड़ा। नेक्स्ट है, कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां। कड़ियां क्या होता है? कड़ियां, कड़ियां का मतलब होता है चेन। उकेरना, उकेरना का मतलब होता है किसी पत्थर में डिजाइन बनाना। ठीक है, किसी भी पत्थर में डिजाइन बनाना। तो आगे है किरचे। ठीक है, किरचे क्या होता है? किरचे का मतलब होता है किसी बड़े से टुकड़े से टूटकर अलग हुआ कांच। ठीक है, तो इसको बोलते हैं किरचे। अगला है छितर जाना। छितर जाना का मतलब क्या होता है? छितर जाना का मतलब होता है बिखर जाना। तो अभी पहले हम थोड़ा सा पढ़ लें। वह लड़का एक चकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। ठीक है, उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर उसने अपने काम में जुट गया। एक लड़का है जो कि एक स्क्वायर कलर के पत्थर के पास बैठ जाता है और एक प्रार्थना बुदबुदाता है और छेनी हथौड़ा उठाकर अपना काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया था। देखो, एक ना पत्थर होता है, पत्थर जैसे हमने ताजमहल देखा है। किसने किसने देखा है ताजमहल? तो जो ताजमहल देखा है, ताजमहल की एक नक्काशी की गई है। बिल्कुल बड़े प्यार से धीरे धीरे करके पत्थर को रगड़ रगड़ के, पत्थर को बहुत ही धीरे धीरे प्यार से उसको रगड़ा जाता है और रगड़ रगड़ के उससे नक्काशियां बनाना, उससे चीजें बनाना। ठीक है, नक्काशियां बनाना। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं हम। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया। और कुछ टाइम पहले ही उसने क्या किया था? इन पत्थरों पर घंटियों की कतारें। ठीक है, घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरना। कड़ियां यानी चेन बनाना, किसी पत्थर पर डिजाइन बनाना शुरू करा। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। और धीरे धीरे करके उसके ऊपर बड़े प्यार से हथौड़े से उसने नक्काशी करनी शुरू कर दी। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता, उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता मतलब छोटा कर लेता। ठीक है, और छितर जाना का मतलब होता है बिखर जाना। जो किरचें होती हैं, किरचें मतलब छोटे छोटे टुकड़े जो अलग हुए ना उससे, तो वो बिखर जाते हैं और वो अपनी आंखें ऐसे छोटी करता है, सिकोड़ लेता है। साथ साथ धीमी आवाज से
आवाज में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता है और धीरे धीरे कुछ ना कुछ वो गुनगुनाता है, कोई सॉन्ग सिंग करता होगा या फिर कोई प्रार्थना बोलता होगा, तो धीरे धीरे वो गुनगुनाने लगता है। उसके चारों ओर दूसरे संगतराश भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। संगतराश मतलब पत्थर को तराशने वाले कारीगर, ठीक है, और लोग होते हैं ना जो उसके साथ में जो बैठे हुए थे, तो वो अपने अपने काम में डूबे हुए थे। केशव 10 साल का था। केशव सिर्फ और सिर्फ 10 साल का था और अभी अपना काम सीख रहा था। अभी सिर्फ वो काम सीख रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर ही वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। सिर्फ उसके पापा ने सिर्फ एक ही बार उसको सिखाया था और इतने में ही वो बहुत जल्दी सीख गया था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था, उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। अब तक उसने जो भी काम किया था, उसमें जो घंटियां बनाई गई है ना, वही सबसे ज़्यादा टफ थी। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियां, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इटलाकर चलते हुए घोड़े ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। इसमें नफीस एक वर्ड है। नफीस का मतलब क्या होता है? नफीस होता है उत्तम, श्रेष्ठ, साफ, स्वच्छ। तो वो कह रहा है कि मैं भी अपने पापा की तरह, अपने पिता की तरह बहुत अच्छे अच्छे तरीके से, बहुत उत्तम तरीके से ये नक्काशियां कर सकूंगा, जिसमें उसका है महीन नफीस बारीक जालियां, बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इडलाते हुए घोड़े। तो ये सब चीजें भी वो बना पाएगा। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात में आगरा आकर बस गए थे। अभी बहुत साल पहले जब वो भी बहुत ही छोटा था, ये लड़का है, तो ये जब बहुत ही ज्यादा छोटा था, जब उसके मम्मा पापा जब वो पैदा भी नहीं हुए थे और उसके माता पिता गुजरात में आके, उसके मम्मा पापा गुजरात में आकर, गुजरात में रहते थे ये लोग, गुजरात से आगरा में आकर बस गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया। तो वो जो बादशाह अकबर थे, तो उस टाइम पे वो आगरे का किला बनवा रहे थे और किला बनवाने के टाइम पे वो केशव के पिता को यही काम मिल गया था। तो केशव के पिता जो थे उनको भी वहीं पे काम मिल गया था। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। ये है आपका आगरे का किला। उसका जन्म भी आगरे में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी का मतलब होता है जो कई पीढ़ियों से चला आ रहा हो। पुश्तैनी का मतलब होता है जो कई पीढ़ियों से चला आ रहा हो। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। आगरे की गलियां और अब सीकरी, बस यही उसका घर था। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक-ठक, खड़-खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी ना सुनाई पड़ी। तो वो इतना ज़्यादा बिज़ी था अपने काम में, इतने ध्यान से वो, इतना कंसंट्रेशन से वो अपना काम कर रहा था कि उसको आसपास क्या हो रहा है, ये कौन आ रहा है, उसे कुछ भी नहीं पता चला। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज पड़ने पर वह चौंक गया। माशा अल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई है। तो इसलिए वो इतना ज्यादा कंसंट्रेशन से वो काम कर रहा था। तो एकदम से जब उसके कान में ये आवाज गूंजी कि वाह कितनी सुंदर ये घंटियां हैं, तो क्या तुमने ये खुद बनाई है? तो वो एकदम ऐसे झुक के मुड़ के वो देखता है कि अरे ये कौन है। पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। एकदम उसने पीछे टर्न होके देखा तो उसने देखा कि कोई आदमी है। बेशक मैंने ये घंटियां बनाई हैं, क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ, केशव ने बड़े तल्खी से जवाब दिया। तो वो जो थे ना तो वो जो भी आदमी उसको नजर आया, तो उसने पीछे टर्न होके उसको बोला, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं ही ये काम कर रहा हूँ, ये मैंने ही बनाई है ये घंटियां। नजर नजर दौड़ाओ अपनी, और मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ।
तो केशव ने बड़ी तल्खी से, बड़े खुंदक से आके, बड़े गुस्से से आके उसने ये जवाब दिया। दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना, वह आदमी हंसते हुए बोला। तो वो आदमी बोलता है, बड़े हंस के वो खुश होके बोल रहा है कि दिख तो रहा है, लेकिन तुम बहुत छोटे लगते हो, तो इसलिए मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं 10 साल का हूँ। तो वो बोलता है, मैं ना 10 ईयर्स का हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला। वह आदमी, वहां पास में एक पत्थर पड़ा हुआ था, तो उसके ऊपर बैठते हुए वो बोलता है, अच्छा 10 साल के हो, तब तो काफी बड़े हो। तो जो 10 साल का बच्चा होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, वैसे तो छोटा ही होता है ना वो, एक स्मॉल बेबी ही था एक तरह से वो। तो वो बोलते कि ना, अच्छा 10 साल के हो, फिर तो काफी बड़े हो गए हो। तो मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। वो कह रहे हैं, मैं भी जब 13 साल का था ना, तो मैंने भी एक फाइट में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। अब केशव ने उसको बड़े ध्यान से देखा कि ये कौन है एग्जैक्टली। तो उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर, कद मंझोला था। तो उसकी जो एज थी ना, वो 30 से अबव होगी। वो जो आदमी बैठा हुआ था, तो उसकी जो एज होगी वो 30 से ऊपर थी। कद मंझोला था, मंझोला मतलब बीच का, यानी मध्य। अभी ना छोटा था ना बहुत बड़ा था, बीच का उसका कद था। वह सफेद अंगरखा और पजामा पहने हुए था। उसने एक सफेद कलर का अंगरखा पहना हुआ था। जो पुराने टाइम पे जो किंग्स होते हैं, जो राजा महाराजा होते हैं ना, तो वो यही सब पहनते होते थे, अंगरखा पहनते थे, नीचे पजामा पहनते थे। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे, और उसके बाल जो थे ना, काफी लॉन्ग हेयर्स थे उसके। और एक रेड कलर की उसने पगड़ी पहन रखी थी, तो उससे ढके हुए थे। अंगरखा होता है एक प्रकार की ना, एक अचकन होती है जो लंबी बाहों वाली होती है और ढीला ढाला होता है, उसको उसको बोलते हैं अंगरखा। तो लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा। तो वो बोलते कि ना, ऐसे लगता है जैसे काफी बड़ा आदमी है। केशव ने क्या देखा, उसके गले में ना एक बड़े बड़े मोतियों वाली एक माला देखी, और उंगलियों में काफी सारी रिंग्स उसने देखी। तो ये देखते हुए वो सोचने लग गया कि ये तो कोई बड़ा आदमी लग रहा है। तीखी नाक मतलब पतली थी और लंबी नाक थी। मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा उसने, ये सब चीजें देख के उसने सोचा कि काफी बड़ा आदमी है ये। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर रहा था। जांच पड़ताल मतलब मुआयना मतलब जांच पड़ताल होता है। तो मुआयना कर रहा था यानी जांच पड़ताल ही कर रहा था, कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज सुनी। तो उसने तेजी से एक आवाज सुनी, जैसे कोई दौड़कर आ रहा हो। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। तो ये एक महल का पहरेदार था। उसने बोला, हुजूर माफ करो। हुजूर मतलब संबोधन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक आदर सूचक शब्द। उसको बोलते हैं हुजूर। हुजूर माफ करो, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला। हाँफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ, खड़ा हो। हुजूर आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तुमने? झुककर सलाम कर इन्हें। तो वो उसको एकदम गुस्से में उसको बोलता है केशव को, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम उनके सामने बैठे हुए हो? तुम्हें खड़े होना चाहिए, तुम बैठ नहीं सकते हो। भौचक का मतलब होता है खड़े, भौचक से खड़े मतलब हैरान हैरान होकर खड़े होना। अब केशव का माथा ठनका। अब केशव जो था उसका माथा ठनका, यानी आशंका हुई उसको। उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था, वो कुछ कुछ सोचने लग गया था। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिर गई और जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। वो एकदम से डर गया, यानी बेहोशी। बदहवासी मतलब बेहोशी से, बेहोशी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिर गई, एकदम से नीचे गिर गई उसके हाथ से छेनी। और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया, और वो एकदम से खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? वो सोचने लग गया कि अरे ये कहीं बादशाह अकबर तो नहीं है। तो यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया। उसने यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कातर नजरों से अकबर को देखने लगा।
अकबर को पहरेदार की यह दखल अंदाजी भली ना लगी। तो ये जो दखल अंदाजी मतलब होता है इंटरप्ट, उसने इंटरप्ट किया ना बीच में, वो उससे बात कर रहे थे, किंग बादशाह अकबर उससे बात कर रहे थे, किंग उससे बात कर रहे थे, तो उनको अकबर को ये दखल अंदाजी उसको यानी ये इंटरप्शन उसको पसंद नहीं आई। तो यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया। अकबर को पहरेदारी की दखल अंदाजी भली न लगी। उन्होंने खींच कर पहरेदार को वहां से जाने के लिए बोला। तो एकदम से खींच कर, हाँ, यानी गुस्सा होकर उन्होंने पहरेदार को जाने के लिए इशारा कर दिया कि जाओ तुम यहाँ से। ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। उन्होंने इस तरह से बोला कि अच्छा ठीक है सिपाही, अब कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। अब वो असमंजस मतलब कंफ्यूजन, वो थोड़ी कंफ्यूजन में था कि अब उसको क्या करना चाहिए। वापस अपना नकाशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे, कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, कि वो अपना काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म का इंतजार करे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था, और उसका जो दिल था ना, 10 इयर्स का तो बच्चा था वो सिर्फ, तो उसका जो दिल था अंदर से धक धक करे जा रहा था। तो धक धक कर रहा था, हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था, वो अब डरा हुआ बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। क्योंकि राजा अकबर उसको देख देख कर, उसको प्यार से उसको देखकर उसको मुस्कुरा रहे थे। तो उन्होंने बोला तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज में पूछा। तो अकबर ने प्यार से उससे पूछा, बहुत ही धीरे से उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? केशव उसने बोला, केशव। उसने नपातुला जवाब दिया, मतलब उसने, जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरा नाम केशव है, ऐसा कुछ उसने नहीं बोला। उसने एक नपातुला मतलब कम शब्दों में उत्तर देना ही उसने उचित समझा। तो उसने बोला केशव। तो अब वो बोलते हैं आगे से, केशव क्या तुम मुझे नकाशी करना सिखाओगे? तो बोलते हैं कि ना, क्या तुम मुझे नकाशी करना सिखाओगे? राजा अकबर पूछते हैं। उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। उसको वैसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसने थोड़ा सा उसने सर हिला दिया कि हाँ ठीक है, मेरे को क्या दिक्कत है। तो तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़ा और छेनी का इंतजाम भी करना होगा। तो फिर वो बोलते हैं कि ना, तुम्हें मेरे लिए फिर इंतजाम करना होगा, यानी अरेंजमेंट करना होगा छेनी और हथौड़े के लिए। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा। एकदम से वो अपने पापा के पास गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट गया। और फिर से वो और भागता हुआ गया और जाके अपने पापा का ही छेनी हथौड़ा उठाया और लेके भाग के आ गया वापस। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर ही बैठ गए। और जैसे एक फ्रेंड्स होते हैं ना, फ्रेंड्स अगर यानी दोस्तों की तरह व्यवहार करा उन्होंने, तो दोस्ताना मतलब दोस्तों की तरह व्यवहार करना। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है अब बताओ कि मुझे क्या करना है। तो उन्होंने पूछा कि अब बताओ मुझे अब क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नजरों को से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? तो उसने केशव ने पूछा कि क्या आप करेंगे ये सब? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूंगा। तो वो बोलते हैं कि ना कि मुझे तो पक्का विश्वास है कि मैं ये सीख लूंगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सकपका गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हो, ये ठीक नहीं लगता। तो वो कहते हैं कि ना, आप इतने बड़े, वो केशव बोलता है कि ना, आप इतने बड़े किंग हो तो ये अच्छा नहीं लगता कि आप ये सब करो। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अनमने का मतलब होता है बेमन। बेमन भाव से कहा। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी। क्या यह काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है? तो वो हंस के बोलते हैं, अकबर बोलते हैं कि अच्छा, पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी, क्या ये काम उससे भी ज्यादा टफ है? केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वो अभी भी कंफ्यूजन में था कि वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। और वो अकबर के पास बैठ गया और छेनी कैसे पकड़ते हैं उसको सही तरीका सिखाने लग गया। फिर जैसे ही केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर की लकीरें खींचकर
एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज्यादा गहरा हो गया। अरे अरे, नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। तो केशव ने फटाफट उसकी उनकी गलती पकड़ ली कि अरे अरे, ऐसे नहीं करना, हथौड़े को आहिस्ता से मारना है। बोलते कि ना, उसको धीरे धीरे मारना है, उसको आहिस्ता से मारना है, ऐसे। उसने करके दिखाया और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर कहा, वरना किरचें उड़कर आंखों में चली जाएंगी। अकबर मुस्कुराए, जी हुजूर। तो अकबर भी बोलते हैं उनसे कि जी हुजूर, और वो आंखें उनकी आंखें बंद करके, थोड़ी सी आंखें बंद करके बोलता है कि नहीं तो ये जो है ये आपकी आंखों में चला जाएगा। तो उसके बाद अकबर बोलते हैं, जी हुजूर। तो आगे बोलते हैं, जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा और जवाब में केशव ने भी स्माइल पास कर दी। वह लगभग भूल ही गया था कि उसके बगल में बैठा वह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। वो इवन भूल ही गया था कि उसके पास में जो बैठा हुआ है वो एक हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से व्यसक पर, व्यसक मतलब, व्यसक का मतलब होता है एडल्ट, एक अनाड़ी से व्यसक पर अपने काम की धाक जमाने में उसे बड़ा मजा आ रहा था। और एक किंग के सामने वो इस तरह से बैठ के उसको सिखा रहा है, तो उसको बड़ा मजा आ रहा था केशव को। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं, और बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह से लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती, और जरा सा भी बादशाह अगर किंग अगर जरा सी भी मिस्टेक कर देता था ना, तो एकदम ऐसे गुस्से में उनको देखता था। काम करते करते अकबर पूछ बैठते कि केशव सही नहीं है क्या। तो काम कर रहे थे, काम करते करते बीच बीच में वो पूछते रहते थे, पूछ रहे थे कि केशव क्या ये सही नहीं कर रहा, मैं सही कर रहा हूँ क्या। और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता और वो बोलता था, नहीं, सही नहीं है। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगतराश उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। और इवन उनको ये भी नहीं याद रहा कि उसके आसपास भी लोग बैठे हुए हैं और बड़े आराम से, इत्मीनान से मतलब बड़े आराम से बैठ के उसको देख रहे हैं। बड़े कौतूहल, कौतूहल का मतलब होता है क्यूरियोसिटी से उसको देख रहे हैं। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर में बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिजाइन ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। और इवन वो जो था ना, वो इतना ज्यादा केशव इतना अच्छे से वो कर पा रहा था, और सिर्फ वो तराश ही नहीं रहा था, इसके अलावा उसमें कुछ और भी उसके अंदर ऐड कर रहा था, जिससे वो जो डिजाइन था और भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। लड़के के काम करने का अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव, देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। तो बोलते कि ना, फनकार मतलब कलाकार। तो बोलते कि ना, केशव, एक दिन तुम ना बड़े फनकार यानी बड़े कलाकार बनोगे, हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। तो बोलते कि ना, तुम मेरे भी कारखाने में काम कर सकते हो। कारखाना? कैसा कारखाना? तो बोलते, कारखाना तुम्हारा भी कारखाना है, बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाना बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों, गलीचों यानी कारपेट, चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों को के बुनकर, संगतराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार, सभी वह काम करेंगे। तो बोलते हैं वो सब मेरा काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा, वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहां जरूर काम करना चाहता हूँ। तो बोलते हैं कि ना, मैं भी वहां पे बहुत जरूर काम करना चाहता हूँ। तो आगे है, अकबर खड़े हुए। अब अकबर काफी देर हो गई थी, अब अकबर खड़े हो गए। तो जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। तो बोलते कि ना, अब तुम अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, और केशव ने पूछा कि हुजूर, क्या आप फिर से आएंगे? तो वो बोलते हैं कि ना,
मैं ज़रूर आऊँगा। तो अकबर उसको बड़े प्यार से आगे से आंसर करते हैं कि हाँ, मैं ज़रूर आऊँगा। फिर तो पूरे दिन संगत राशों के बीच केशव की धूम मची रही। और फिर उसके बाद जब वो किंग चले जाते हैं वहाँ से, राजा अकबर जब वहाँ से चले जाते हैं, तो पूरा दिन केशव के की धूम मची रही। सबके बीच में वो बैठ के सब उससे बातें कर रहे थे, उसकी धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा और बार बार किंग से क्या क्या बातें हुई सारी बातें अपने लोगों को बता रहा था, बार बार सुना रहा था। रात हो चली थी, केशव बहुत थका हुआ था और काफी रात हो गई थी। अब केशव काफी थक गया था, पर आंखों में नींद कहाँ। वो इतना एक्साइटेड था बताने में, सबसे बातें करने में, सबको बताने में, कि उसकी आंखों में नींद कहाँ, मतलब उसको नींद ही नहीं आ रही थी। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतनी प्रसिद्ध हो गए हो। और और पेरेंट्स के लिए तो बच्चे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं उनको। तो वो बोलते हैं कि ना, तो उसके जो किंग थे, जो उसके पिता थे, पिता ने मुस्कुराकर उससे हंस के बोला कि तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत कलाकार बनूंगा, बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। तो अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिका कर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत नेक इंसान है। तो वो जो केशव है, केशव बोलता है धीरे से अपने पापा को कि हमारे जो बादशाह हैं वो बहुत ही नेक इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। तो उसके पिता बोलते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? तो अब बच्चे हैं, बच्चे क्यूरियस तो होते हैं, उनको चीजें पूछना अच्छा लगता है। तो वो अपने पापा से पूछता है कि पापा, जब बादशाह के पास इतना सब है, इतने किले हैं, उनके पास इतने घर हैं, तो वो सीकरी में, एक आगरा में क्यों घर बना रहे हैं, सीकरी में शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है जब बादशाह अकबर को कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए थे। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए थे। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन तीन संतानें होंगी, शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सिकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा, अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव ने उनींदी आवाज में बोला। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है। तो अब यही थी आपकी ये स्टोरी। तो दिस एंड्स विद द चैप्टर नाउ। आपकी स्टोरी ये बहुत अच्छी स्टोरी है। सो थैंक यू सो मच।